नमस्कार, मीडिया बोल के नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हिंदी का जो समाज है, हिंदी जो अपने देश में एक भाषा के रूप में है, उसकी क्या स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर को। इसके पहले मॉरिशस में हिंदी का विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसके पहले न जाने कितने और सम्मेलन हो चुके हैं। कभी न्यूयॉर्क में होता है, कभी दुनिया के और कई लंदन में होता है, दुनिया के कई हलकों में हो चुका है। भारत सरकार में हर डिपार्टमेंट अगर देखा जाए, हर मंत्रालय, हर उपक्रम, वहाँ पे राजभाषा का अलग विभाग है। भारत के कमोबेश सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी के विकास के लिए 1947 से ही लगातार प्रयास हो रहा है। अगर देखा जाए तो जब से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है 1949 में पहली दफ़ा जब ये तय हुआ था कि इसको राजभाषा हम देंगे, राजभाषा का दर्जा देंगे, उसके बाद से ही 14 सितंबर वो दिन था, इसीलिए हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। सन 1953 से लगातार हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश में हिंदी की क्या स्थिति है? हिंदी विश्व में चौथे नंबर की भाषा है पॉपुलेशन वाइज, जो कि बोलती है हिंदी को। लेकिन आज अगर आप देखें कि हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी की एक शख्सियत और हिंदी का समाज वो कहाँ खड़ा है, हम इसी विषय पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सविता सिंह हैं, इग्नू में जेंडर और डेवलपमेंट स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जाने माने हस्ताक्षर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्र का केंद्र है, अध्ययन केंद्र है, उसके प्रोफेसर हैं। आप दोनों का स्वागत है। और शुरुआत हम सविता आपसे करते हैं। हिंदी के विकास विस्तार पर बहुत सारा खर्च भी बजट में होता है। बजट एलोकेशन उसका अलग है, राजभाषा के मंत्रालय है, उसका गृह मंत्रालय के अधीन, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं छोटे छोटे उपक्रमों में। लेकिन आज जो स्थिति हिंदी की है, हिंदी के अखबारों का हाल देखिए, हिंदी के चरणों का हाल देखिए, हिंदी भाषी समाज की हाल देखिए, उसके हिसाब से आप उसकी शख्सियत, इसकी क्या हैसियत आप देखते हैं? मेरा ख्याल है कि हम लोग को हैसियत के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। हम लोग को ये देखना चाहिए कि हिंदी भाषी जो लोग हैं वो जीवन में क्या कुछ करते हैं, किस तरह के मूल्य उनको हासिल होते हैं। क्योंकि जो भाषा है वो उसका संबंध संस्कृति से है। तो मुझे लगता है कि हिंदी में जितनी बड़ी संख्या में हिंदी बोली जाती है, उतनी बड़ी संख्या में मुझे ऐसा लगता रहता है कि इस देश का जो पिछड़ापन है वो जैसे हिंदी के हिस्से में ज़्यादा ही है। पिछड़ापन किस मामले में कि जैसे हमारी आधुनिकता है, हमारी आधुनिकता किस तरह की है, हमारी आधुनिकता के विमर्श कैसे रहे हैं, हिंदी में हमारा विमर्श क्या रहा है। क्योंकि हिंदी में लिखने वाले, पढ़ने वाले उस विमर्श से प्रभावित हैं। मुझे ऐसा लगता रहता है कि हिंदी में जो आधुनिकता का विमर्श हुआ, उसमें उस शक्ति से बहुत आंतरिक झगड़ा रहा जो आधुनिकता की वाहक थी। वो शक्ति अंग्रेज़ी जो कॉलोनियलिज्म है उसके ज़रिए वो आती है हमारे यहाँ, और हिंदी और अंग्रेज़ी में बहुत बड़ा टसल चलता है। इस टसल में, इस झगड़े में फारसी का बहुत नुकसान होता है। अंततः ये भाषा लोगों तक पहुंचती है, लेकिन ये फांक जो अंग्रेज़ी और हिंदी के बीच में है वो और बढ़ती चली जाती है। नहीं, लेकिन जो हमारा ये सवाल है, मैं इसलिए इसकी हैसियत या इसकी शख्सियत या इसका जो प्रभाव है, असर है समाज पर, मैं इसलिए इसका सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि हिंदी न केवल आबादी के हिसाब से सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, बल्कि भारत में जो अखबार निकलते हैं, अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो अखबार निकलते हैं हिंदी के निकलते हैं। और दूसरी बात कि जो सबसे बड़ा पाठक वर्ग है वो भी हिंदी का है नेचुरली। भारत में सर्वाधिक सर्कुलेशन वाला अखबार, बल्कि वो तो अपने को विश्व का सबसे अधिक सर्कुलेशन वाला अखबार कहता है, वो भी हिंदी का है। लेकिन इसके बावजूद सविता जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि हिंदी के अखबार, हिंदी का मीडिया वो इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल पाता
आधुनिक बनाने में, लोगों को उनके जीवन बोध को सुधारने में और नए जो मूल्य जिसकी बात आप कर रही हैं उन तक पहुंचाने में क्यों, ऐसा क्यों है? उसका बहुत ही राजनीतिक, सामाजिक, हर तरह का कारण है। क्योंकि देखिए, हिंदी भाषा वो भाषा नहीं बनी जो वर्चस्व की भाषा हो। हालांकि हमारे जो कवि हैं, हमारे जो लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, आप अगर साहित्य के स्तर पर देखें तो बहुत वर्ल्ड क्लास हमारे यहाँ लिटरेचर है। लेकिन लिटरेचर में और आम जनता जिस चीज़ को ग्रहण करती है उसमें भी फ़र्क है। यानी कि एक बहुत ही वेरीगेटेड क्लास है हिंदी, जो हिंदी को बोलता है। बोलने वाले हिंदी में हैं, लेकिन गंभीरता से कुछ और करने वाले वही हिंदी के लोग अंग्रेज़ी में करते हैं। यानी कि लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ रियलिटी है। लेकिन विवेक, मैं कुछ आंकड़े अपने दर्शकों के लिए भी परोसना चाहता हूं और आपसे भी इस बारे में पूछना चाहता हूं कि देखिए, भारत में अभी जो कुल न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, हो सकता है ये संख्या अभी बढ़ गई हो क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता रहता है लगातार, वो करीब 1,14,880 अखबार हैं, 20 अखबार हैं, 1,14,820 अखबार पीरियडिकल्स के साथ। हिंदी के जो पेपर्स और पत्रिकाएं हैं इनकी संख्या 46,587 है। भारत में अंग्रेजी के अखबार और पत्रिकाएं जो हैं वो 14,365 हैं। हिंदी के टोटल केवल अखबार की अगर बात करूं मैं, दैनिक अखबार, वो करीब 7,910 हैं। अंग्रेजी के जबकि 1,406 हैं। ये एक आंकड़ा भारत सरकार का जो मैंने जो पाया है वो है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये इतना बड़ा ह्यूज गैप है, लेकिन जो अंग्रेजी के केवल इम्पैक्ट की बात नहीं है कि आप एलीट को, चूँकि वो बिलोंग करती है भाषा, या जो भारत का शासक जो समूह है वो उसमें बोलता है, उसमें सोचता है, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल लेवल पर भी अगर आप देखिए, जीवन बोध के स्तर पर भी देखिए, मॉडर्निज्म के स्तर पर भी देखिए, डाइवर्सिटी के स्तर पर भी देखिए, तो हिंदी और अंग्रेजी में एक बड़ा फ़र्क नज़र आता है। क्या इसकी वजह आप पाते हैं? क्या वाकई हिंदी आधुनिक नहीं हो पाई है? क्या उसमें आधुनिक जीवन बोध उसकी आत्मा में शुमार नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों? नहीं, देखिए, आधुनिकता किसी भाषा या किसी प्रांत या किसी संस्कृति की मोहताज नहीं है। और आधुनिकता के 3-4 मूल्य हैं। जैसे समता, ये आधुनिकता का मूल्य है। और उसके बाद फिर सार्वभौमिकता, ये आधुनिकता का मूल्य है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे अदर वर्ल्डलीनेस, मतलब इस जहाँ से और आगे एक जहाँ है, वो भी आधुनिकता का मूल्य है। तो मुझे लगता है अगर ये मूल्यों को हम परोसें तो वो मूल्य भारत में विद्यमान थे बहुत पहले से। बुद्धिज़्म के ज़माने में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये तो जिसे कहना चाहिए लिखित रूप में प्रमाणित है। और ये बात और है कि हम हिंदी को बनाते कैसे हैं और कितने वर्ष पहले वो हिंदी बनती है, इस बात को मुझे लगता है रेखांकित किया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी, अगर हम इतिहास में जाएं तो स्वतंत्रता संग्राम में जब गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से, तो पहली बार जब वो भ्रमण कर रहे थे भारत का, तब उनको ये लगा कि ये एक लिंक लैंग्वेज हो सकती है। और उसके बाद जब संविधान सभा निर्माती कमेटी के अंदर जब डिस्कशन हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी अनुच्छेद पर गहन वो हुआ, डिस्कशन हुआ, तो वो धारा 351 थी। जी, 351। अब 351 बनती है, लेकिन हिंदी फिर भी आप देखिए 15-16 भाषा, चाहे वो अवधी हो, बघेली हो, मगधी हो, मैथिली हो, बुंदेली हो, पहाड़ी हो, राजस्थानी हो, भोजपुरी हो, इन सब को मिलाने के बाद भी हिंदी की जो प्रतिशत थी वो 34% हो रही थी। और भारत, आपको सब पता है कि अगर मान लीजिए एक वोट इधर हो जाता, और वो भी उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति अगर वोट न देते हिंदी को, तो शायद हम दूसरी भाषा बोल रहे होते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मुझे लगा कि हमने किसी प्रकार से हिंदी का सृजन किया है भाषा के तौर पर। लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत को देखें तो वो हिंदी देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है वो वास्तविकता में हमारी भाषा नहीं है। इसका मतलब कि शासकीय स्तर पर हिंदी का सृजन किया गया है, आपका कहना बिल्कुल है? बिल्कुल नितांत। और ये भारत का अनुच्छेद 351 प्रूव करता है, और बाकायदा ये कहा जाता है कि स्टेट विल टेक
मेक स्पेशल एफर्ट टू स्प्रेड हिंदी, हिंदी को बढ़ाने में, उसके प्रचार और प्रसार करने में राज्य की भूमिका होगी। ये भूमिका केवल हिंदी के लिए क्यों होगी, वो दूसरी भाषाओं के लिए क्यों नहीं होगी? तो कहीं ना कहीं आपने शासकीय स्तर पर तो इसको आक्षेपित कर दिया, लेकिन क्या सामाजिक रूप से स्वीकार्यता उतनी आई? मुझे लगता है कि ये भाषा और ये, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, सरिता जी ने, कि सचमुच ये संस्कृति का भी एक हिस्सा है। आप जिस धारा की बात कर रहे हैं, जिस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, उस अनुच्छेद के आगे जी संविधान में यह भी एक प्रावधान जोड़ा गया कि भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रहेगी। नहीं, और उसके बाद 346 में भी तो कह रहे हैं, देखिए 346 दिया कि दो राज्य अगर मान लीजिए हम एग्री हो जाएं तो हम, कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी भाषा को, कोई और भाषा भी हम लिंग भाषा बना सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं आता हूँ लखनऊ से, तो हमारी जो तीसरी भाषा है, हमारे उत्तर भारत ने स्वीकार करी, वो तमिल है। लेकिन क्या तमिल बोलने वाले आपको मिलेंगे? वणक्कम कहने वाले कुछ मिलेंगे? लेकिन मुझे नहीं लगा कि वास्तविकता में हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के तहत जो दूसरी भाषाएं थी उनको भी उसी तरह अंगीकार किया। सविता, जैसे अभी जो बात कर रहे हैं विवेक, हम उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहते हैं आपसे कि जैसे एक तमिल समाज है, जैसे तेलुगु समाज है, जैसे मराठी समाज है, जैसे मलयाली समाज है, बंगाली समाज है, क्या वैसा हिंदी समाज है? हमें इस चीज़ पर भी सोचना चाहिए कि इस भाषा में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है लोगों की, इस भाषा को बोलने वाले लोग किस तरह की राजनीति करते हैं। ठीक है, अब मैं फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 1-2 बातें ज़रूर बताऊं कि जिस भाषा में सामंतवाद स्त्रियों के लिए लागू हो, हाँ, और आधुनिकता पुरुषों पर लागू हो, तो ये तो स्किज़ोफ्रेनिक पूरा रियलिटी है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी बोलने वाले एक तरह के लोग नहीं हैं, न हिंदी भाषी समाज में कोई एक मोनोलिथिक रियलिटी है। ठीक है, नहीं, वो तो मराठी में भी नहीं है। नहीं, दलित जो वहाँ का है, जो मराठी में भी बोलता है, हिंदी में, लेकिन वहाँ अगर आप मराठा को ले लीजिए, अपर कास्ट को ले लीजिए, तो उनमें एक बड़े फर्क हैं और सामाजिक जो अंतर्विरोध हैं वो बरकरार हैं, लेकिन फिर भी एक मराठी समाज आपको दिखता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए आप जब जो अगर समाज और भाषा के इस अंतरंग संबंध को समझेंगे तो जो दीगर भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, चाहे वो आपकी मराठी हो, चाहे वो गुजराती हो, उनके लिए एक भौगोलिक स्थान है। और इसीलिए आप देखिए कि जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आया तो उसमें क्या किया, एक प्रांत एक बोली, यानी कि भौगोलिक स्तर पर हमने उस प्रांत को बना दिया। तो क्या हुआ कि वो प्रांत में जब वो भाषा बोली गई तो उसने वर्ग, लिंग और जाति इन सब को पार कर लिया और वो समाज समेकित हो गया भाषा के तौर पर। लेकिन हिंदी का ऐसा कोई भौगोलिक स्तर नहीं है। लेकिन हिंदी सिनेमा ने तो एक समाज बनाया एक लेवल पर। बिल्कुल, वो फिर आप देखिए वो सरहदें पार कर जाता है। वो बम्बैया आप देखेंगे, हाँ, अगर डायस्पोरा को भी ले आए, अप्रवासी भारतीयों को ले जाएं, तो आप देखेंगे लंदन का डायस्पोरा भी पंजाबी देख रहा है और पूरा पश्चिम से शुरू होती है बात और वो सिंह इज किंग तक चली जाती है, नमस्ते लंदन तक चली जाती है और अमेरिकन डायस्पोरा में अब लौट चलें और स्वदेश तक चली आती है बात। और मॉरिशस के अंदर भी, जिसे कहना चाहिए, फिल्म बनती हैं और जो त्रिनिदाद टोबैगो है वहाँ पर भी हिंदी बोलने वाले हैं। तो वो जो हिंदी का जब आप भौगोलिक देखेंगे स्तर, तो वो सचमुच सरहदें पार कर जाता है, लेकिन वो एक ज्योग्राफिकल एरिया को नहीं बनाता। लेकिन हिंदी समाज जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, अगर वाकई आपको लगता है कि हिंदी समाज उस प्रकार एक समाज नहीं है जैसे तेलुगु समाज है, मराठी समाज है, तो क्या इसमें जो सामाजिक अंतर्विरोध हैं ये वर्ण व्यवस्था के असर हर जगह हैं, लेकिन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो थे, खासकर साउथ में, वो चूंकि स्ट्रांग समाज सुधार के जो आंदोलन है कभी स्ट्रांग थे और उन्होंने एक ही भाषा में सोचते हुए अलग अलग विमर्शों को जगह दी, समायोजन किया एक तरह से उनका आपस में। क्या वो चीज़ हिंदी में नहीं हुई, हिंदी समाज में नहीं हुई, इसका भी कोई असर पड़ा है? नहीं, आप जो देखिए, जैसे अगर भक्ति मूवमेंट देखें, भक्ति आंदोलन देखें, तो वो अखिल भारतीय स्तर पर था। लेकिन अगर हम सगुण और निर्गुण धारा को बांट लें तो उत्तर भारत में रैदास और कबीर, इनकी भाषा आप हिंदी कहेंगे क्या?
और वो बाकायदा लड़ते हैं। कह रविदास खलास चमारा जो हम शहरी सुमित हमारा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोट बड़े सब बसे रैदास रहे प्रसन्न। और कबीर काकर पाथर चोर के मंदिर लई चिनाए, ताक पर चढ़ बुल्ला बाग दे क्या बहरा भाई खुदाए। तो ये जो भाषा है, आप ये सदुक्कड़ी भाषा कह देते हैं। अब ये हिंदी तो नहीं बोलती, लेकिन एक बड़ा सिलसिला चला अपने देश में, खासकर फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई के समय, और गांधी और नेहरू दोनों उसके बड़े पैरोकार थे। और इसके पहले भी अगर आप देखें तो बड़े साहित्यकार जो हिंदी के थे, जो पत्रकार भी थे, प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सब लोग चाहते थे कि हिंदी जो भाषा है हमारी, जो इवॉल्व हो रही है, जो एक तरह से बन रही है, उसमें उर्दू और हिंदी यानी अरबी फ़ारसी के जो शब्द हैं और एक हिंदुस्तानी नाम की भाषा को हम इवॉल्व करें, उसको विकसित करें। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तानी का रास्ता छोड़कर और हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी का जो रास्ता अपनाया गया आज़ादी के बाद, उसने भी हिंदी समाज बनने की प्रक्रिया में एक समस्या पैदा की, अड़चन पैदा की? देखिए, यहाँ पे मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मैंने कहा कि जो इस तरह के समाज बनते हैं ना, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें एक स्टेट है और एक सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी में ये मूवमेंट के तौर पर ये चीज़ें सब होती हैं, जैसे अलग से कोई कम्युनिटी बनना, कोई समाज बनना। हिंदी का समाज शायद इसलिए भी नहीं बन पाया उस तरह से, क्योंकि हिंदी खुद, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वर्चस्व की भाषा बनना चाहती थे, और जो दूसरी भाषाएं हैं वो एक तरह के ऑपोजिशन में थी। उनके लिए जो एक पॉलिटिकल इंटेंशन था यूनिफिकेशन का, वो बहुत इस स्थिति की वजह से भी था। तो सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैंने हस्तक्षेप के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि क्या ये जो वर्चस्व की बात आप कर रही हैं, ये दोहरा वर्चस्व है? एक तरफ राज्यों और राज्य भाषाओं पर, प्रादेशिक भाषाओं पर, और दूसरी तरफ वर्णों पर, यानी कुछ वर्ण हिंदी की संस्कृत निष्ठता को आगे ले जाकर और दूसरे वर्णों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जो दो बातें हो रही है ना, उनका आपस में संबंध है। आप जैसे कि विवेक जी कह रहे हैं कि हिंदी भाषा क्या है, कौन सी भाषा, खड़ी बोली भाषा, या हिंदी जिन तमाम भाषाओं के प्रति जो उसका कॉलोनियल एटीट्यूड है, वो भाषा। अगर आप बिहार में चले जाइए, आप एक जगह 4 लोग हैं, 4 तरह की हिंदी बोल रहे हैं, जहाँ पर जो हिंदी प्रदेश है। बिल्कुल। तो यू अंडरस्टैंड, मल्टी लेयर्ड जो हम आपको रियलिटी बता रहे हैं ना, हिंदी के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी एक मोनोलिथिक कल्चर या टेरिटरी की भाषा नहीं है। विवेक, एक बड़ा पहलू ये है कि हम जो समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आखिर हिंदी में वो क्या चीज़ हुई ऐसी जिसकी वजह से हिंदी वाकई वो मकसद नहीं पूरा कर सकी जो आज़ादी की लड़ाई के समय सोचा गया। जैसे उर्दू के प्रति जो एटीट्यूड का सवाल है, आज हम इंग्लिश को समूचा हिंदी मीडिया, खासकर टीवी चैनल्स, हिंदी के बड़े अखबार, अब भारत का जो सबसे प्रमुख मीडिया हाउस है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका जो हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स, जिससे मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत की, वो इंग्लिश को उसने एक तरह से अडॉप्ट किया सबसे पहले। फिर हिंदी के चैनलों में जी न्यूज़ वगैरह सबसे पहले आए लेकर। आज इंग्लिश को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उर्दू मिश्रित हिंदी या हिंदुस्तानी ज़ुबान, जिसको आप गंगा जमुनी तहजीब की भाषा कह सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करने को हिंदी के वे ध्वजवाहक बिल्कुल तैयार नहीं थे जो आज़ादी के बाद सत्ता का संचालन कर रहे थे, या कम से कम सांस्कृतिक सिपाहसालार थे सत्ता के। ऐसा क्यों? देखिए, वो आपने पहली बात जब पूछी, मुझे लगता है वो प्रश्न बिल्कुल जायज़ प्रश्न है कि जो हम लोग का तसव्वुर था, जो इमेजिनेशन था, जो हमारी कल्पना थी कि हम हिंदुस्तानी को डेवलप करेंगे, और क्योंकि हमारी भाषाएं पर्शियन भी थी, यहाँ पर उर्दू भी थी, और उर्दू में केवल 118 शब्द अपने थे यहाँ के उसकी डिक्शनरी के अंदर, बाकी सब तो पर्शियन और हिंदी और संस्कृत से उसने उधार लिया, तो वो भाषा हम डेवलप करना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो धर्मावलंबी उस समय के थे या हिंदी के पुरोधा, मैं पढ़ रहा था जयशंकर प्रसाद जी को, 900 वर्षों का इतिहास वो लिखते हैं श्री, और उसके बाद फिर नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं 900 वर्षों का इतिहास, और उसकी परिभाषा क्या लिखते हैं
किसी भी देश का साहित्य वहाँ की समेकित चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। अब आप बताइए वो लोग कौन हैं जिनकी समेकित चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब है, और कौन सी भाषा में, क्या वास्तविकता में क्या हम उसको ला सकते हैं? तो वो कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि और उसके बाद संस्कृतबद्ध हिंदी, जिसका ट्रांसलेशन इतना ही ज़्यादा दुरूह और जितना ज़्यादा जिसे कहना है क्लिष्ट था कि वास्तविकता में हमारे शब्दों के अंदर वो नहीं आ पाया। लेकिन विवेक, एक पहलू बिल्कुल अंत में हम आप दोनों लोगों से जानना चाहेंगे कि जैसे आज भारतीय समाज में एक कम्युनलिज्म जो है, सांप्रदायिकता जो है, एक मेजर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। क्या भाषाई स्तर पर उर्दू के प्रति जो हिंदी को बनाने वाले विद इन द कोर्ट जो तथाकथित उसके ध्वजवाहक थे आज़ादी के बाद, हासिल करने के बाद, क्या उनका जो एटीट्यूड उर्दू के प्रति था उसने भी एक तरह से हमारे समाज में, खासकर हिंदी क्षेत्र में, कम्युनलिज्म को सांस्कृतिक रूप से एक तरह से हथियार दे दिया? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए थी लोगों को उर्दू के विषय में, वो जानकारी है नहीं। ये वही सरजमी है, इस मिट्टी से उपजी है उर्दू कहीं से आई नहीं थी, वो हमारी भाषा है। हमने क्यों परोस कर दूसरे को दे दिया? और उसके जो तसव्वुर हैं, उसके जो मसाइल हैं, उसके जो डिस्कशन हैं, मुझे लगा कि उसकी जो मिठास है वो सचमुच परोसी जा सकती है। और हमारे विश्वविद्यालय जैसे जगह में तो आप अगर हिंदी में एमए कर रहे हैं तो उर्दू करना, जिससे आप छात्र रहे, मैं क्या बताऊं आपको कि उसमें उर्दू करना जरूरी है, लाजमी है। तो वो जो आपका तलफ़ुज़ है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो तभी सुधरेगा जब आप दीगर भाषाओं को प्रयोग करेंगे और एक सांस्कृतिक वाहक के रूप में जब सम्मिश्रित करने लगेंगे सभी भाषाओं को, तभी कहीं जाकर संस्कृति पल्लवित होती है। हम सब हिंदी क्षेत्र से आते हैं। हमारी भारतीय जो पत्रकारिता है और खासकर हिंदुस्तानी पत्रकारिता, हिंदी उर्दू की पत्रकारिता आप कह सकते हैं, अगर शुरू के दौर में देखा जाए तो 2-3 बड़े पत्रकार सामने आते हैं। प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, और गणेश शंकर विद्यार्थी कम्युनल राइट्स को, सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने के दौरान मारे गए थे, शहीद हुए थे। हम उनको भारत की पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का पहला शहीद कहते हैं। लेकिन उनसे भी पहले मौलवी मोहम्मद बाकर, इसी दिल्ली में उर्दू के बड़े संपादक, उनको गोली मार दी गई थी, शहीद कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। लेकिन हिंदी समाज उनको अपना पहला शहीद क्यों नहीं मानता? हम आपसे समझना चाहते हैं। भारतीय पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता मौलवी मोहम्मद बाकर को याद भी नहीं करती, पहला शहीद मानने की तो बात छोड़िए। ऐसा क्यों? निश्चित तौर पे हिंदी भाषा को कम्युनलाइज शुरू से करने की कोशिश की गई। जिन रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप बात कर रहे हैं, आने के पहले, आपसे बातचीत करने के पहले मैं भी ज़रा उलट पुलट के देख रही थी, और उन्होंने जो इतिहास लिखा वो तो एक, जिसको कहते हैं, आप तुरंत एक घर बनाना चाहते हैं, एक नेशन जिसमें सब कुछ हो, उसकी भाषा भी हो, उसका इतिहास बोध भी हो, उसका सांस्कृतिक बोध भी हो। मतलब इतनी हड़बड़ी में ये सब कुछ हुआ है। कबीर, रैदास और दादू सबको एक तरह से इग्नोर करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो इस हड़बड़ी में जो ये मैं ये नहीं कहती कि ये सेकुलर तरीका नहीं था नेशनलिज्म को बिल्ड करने का, लेकिन ये हड़बड़ी में बिल्ड किया गया एक तरीका था जिसका क्या नतीजा होगा। हाँ, आप एक कॉलोनियल पावर से लड़ रहे हैं और उसके बरक्स आप एक नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उस नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस में से बहुत सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं, उसमें से निकल गई है ना, फारसी निकल गई। अंत में आप क्या कहेंगे, आखिर हिंदी कहाँ ठहरी हुई है? और भारतीय राष्ट्रवाद के हिसाब से अगर हम बात करें, जिसकी चर्चा होती है, हमारे भारतीय समाज की चर्चा होती है, बिल्कुल अंत में 2 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि और भाषाओं से जब शब्द ले करके आप अपनी भाषा के अंदर डालते हैं तो भाषा और सुसज्जित होती है और उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है। दूसरा, जो समाज निकाल दिए गए थे पहले, जैसे आज देखें दलित साहित्य के अंदर और स्पेशली दलित ऑटोबायोग्राफीज जो आ रही हैं, वो सचमुच एक नया सच उगल रही हैं, सच बता रही हैं। मुझे लगता है इन सबको अंगीकार करके एक नई भाषा शैली का हमें जिसे कहना चाहिए आगे आविर्भाव करना चाहिए, जिससे कि सभी को स्वीकार्यता मिल सके। विवेक कुमार, सविता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप दोनों लोगों ने इस विषय पर बहुत गंभीर बातें कही हैं और हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा के पैरोकारों को,
हिंदी में लिखने वालों को, हिंदी में सोचने वालों को एक गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि कैसे इस ज़ुबान को, जिसे हिंदुस्तानी बनाना था, हम कैसे हिंदुस्तानी बना सकें, गंगा जमुनी तहजीब की जो बात करते हैं उससे कैसे जोड़ सकें, और जो गलतियां अतीत में हुई हैं उनको कैसे हम सुधार सकें, आत्मग्लानि से बचें और बेहतर रास्ता अपनाएं जिससे हमारी भाषा, हमारे समाज को और आगे ले जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।